गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण विषय वाक्य पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको वाक्य की परिभाषा बताएंगे। शब्दों का व्यवस्थित रूप मतलब सिस्टमैटिक वे। ये हम आपको जो हमने शब्द की जो वीडियो डाउनलोड की है उसमें हमने शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। आप वहाँ से इसे समझ सकते हैं। तो शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य के अंदर क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों अवश्य ही होते हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरे रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम आपको वाक्य की परिभाषा को और थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। और सामान्य रूप से इसके अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। तो मुख्य रूप से वाक्य के दो अंग माने गए हैं। उन अंगों के बारे में हम बताना चाहेंगे। तो जो वाक्य है वो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह से बनता है जिसका पूरा अर्थ निकलता है। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है, ये एक वाक्य है। इसका पूरा अर्थ निकलता है कि सत्य की ही जीत होती है। ये वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ यह नहीं निकला, सत्य की विजय होती है। वाक्यांश कि सत्य की विजय होती है किंतु सत्य विजय होती है वाक्य नहीं है, सत्य की विजय होती है। मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग इसके अंदर अति आवश्यक है। उसके बाद वाक्यांश है शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकल जाता है लेकिन पूरा नहीं निकलता, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। ऊपर वाक्य के जो कमांड क्या है कि अर्थ पूरा निकलना चाहिए, ठीक है। और वाक्यांश में क्या होता है कि अर्थ पूरा नहीं निकलता। नाम से ही पता चल रहा है वाक्यांश वाक्य का अंश भाग। जैसे दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे। इन वाक्यों का अर्थ तो निकल रहा है दरवाजे पर, मतलब हम कंप्लीट नहीं कहना क्या पता नहीं चल रहा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरह कोने में क्या है तो इससे कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये केवल वाक्य के अंश कहलाएंगे, पूरा वाक्य नहीं कहलाएंगे। पूरा वाक्य होगा जिसके अंदर पूरा अर्थ निकले। जैसे सत्य की विजय होती है, ये कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, तो ये एक वाक्य है। हाँ जी। उसके बाद कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। तो कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद हुए जिन्हें हम वाक्य के अंग भी कहते हैं। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और जो बात उसके बारे में की जा रही है उस बात को विधेय कहा जाता है। उदाहरण के लिए मोहन प्रयाग में रहता है। यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है, मोहन के बारे में बात हो रही है, तो मोहन जो है वो उद्देश्य है। प्रयाग में रहता है तो ये मोहन के बारे में कंप्लीट बात है, तो ये जो है बाकी का जो भाग है वो विधेय कहलाता है। अब हम आपको वाक्य के भेदों से परिचित कराएंगे। तो जो वाक्य के भेद हैं उनके दो आधार हैं, एक अर्थ का आधार और दूसरा है रचना का आधार। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर है हमारा विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, उसके बाद है विस्मयादिवाचक, फिर आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और लास्ट है संदेहवाचक। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है विधानवाचक सूचक वाक्य। तो वो वाक्य है जिससे किसी तरह की जानकारी मिले, वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, तो इससे हमें क्या अभिप्राय पता चल रहा है कि भारत जो है वो एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है, तो यहाँ पर राम के पिता का परिचय हो रहा है। और वो दशरथ अगला है
दशरथ अयोध्या के राजा हैं। तो यहाँ पर दशरथ के बारे में जो है हमें नॉलेज मिल रही है, जानकारी मिल रही है। तो ये जो है विधानवाचक वाक्य हुए। उसके बाद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है नेगेटिव, यानी कि ना। जिन वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ नहीं शब्द जो है वो जुड़ा होता है। उसके बाद है प्रश्नवाचक। ये भी देखो नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक, ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी तरह का प्रश्न हो तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे कि भारत क्या है, राम के पिता कौन हैं, दशरथ कहाँ के राजा हैं। तो इनके अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन भी होता है और उसके अंदर जो है क्या, कौन, कहाँ, इस तरह के प्रश्न से संबंधित शब्द जुड़े होते हैं। उसके बाद है आज्ञावाचक। ऐसा वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या फिर प्रार्थना किया जाता है, तो हम इसे विधि सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। तो इसके उदाहरण है बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहें, शांति बनाए रखें कृपया। तो ये वाक्य जो हैं आज्ञा सूचक वाक्य कहलाएंगे। उसके बाद है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादि शब्द का अर्थ होता है हैरानी। तो वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति, फीलिंग का प्रदर्शन किया जाता है, वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, भले हम जीत गए। तो इस तरह के विस्मयादि बोधक चिन्ह से संबंधित शब्दों से युक्त जो वाक्य होते हैं वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है इच्छावाचक। जिन वाक्यों से किसी इच्छा, आकांक्षा या फिर आशीर्वाद का ज्ञान हो तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, तो इनमें इच्छा जाहिर की जा रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य हुए। नेक्स्ट है संकेतवाचक। जिन वाक्यों से किसी संकेत का बोध होता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत, इशारा, संदेह। जैसे राम का मकान उधर है, अब ये इशारा किया जा रहा है कि उधर है, सोनू उधर रहता है। तो इस तरह संकेतवाचक संकेत किया जाता है कि वो जो जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है उसका संकेत दिया जाता है कि उसकी निश्चित स्थिति कहाँ होगी। उसके बाद है संदेहवाचक लास्ट। जिन वाक्यों के अंदर संदेह का बोध होता है उन्हें हम संदेह शक कह सकते हैं। तो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या वह यहाँ आ गया, तो डाउट में है इसीलिए संदेहवाचक वाक्य है। क्या उसने काम कर लिया, तो इसमें भी डाउट में है कि काम किया है या नहीं किया। उसके बाद आता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है इसके अंदर सरल वाक्य, सरल या फिर साधारण। जिन वाक्यों में केवल एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल या साधारण कहेंगे। इन वाक्यों में क्रिया भी एक ही होती है, जैसे कि मुकेश पढ़ता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक है और वर्ब भी एक है, पढ़ता है। राकेश ने भोजन किया, तो ये सरल वाक्य है। उसके बाद है संयुक्त ज्वाइंट इंग्लिश में कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य है, जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे कि पर, किंतु, और, या इन शब्दों से, योजक भी कह सकते हैं, जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये आगे 4 तरह के होते हैं जो संयुक्त वाक्य होते हैं। इसके अंदर पहला है संयोजक, कंजक्शन भी कहते हैं हम इन्हें इंग्लिश में। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या फिर मिश्रित वाक्य से संयोजक या फिर अव्यय के द्वारा जुड़ा होता है उसे हम संयोजक कहेंगे। जैसे गीता गई और सीता आई, यहाँ पर गीता गई ये कंप्लीट वाक्य है और दूसरा साधारण वाक्य सीता आई, और इन दोनों को जोड़ा है और ने, तो ये संयोजक कहलाएगा। उसके बाद है विभाजक। जब साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का परस्पर भेद, विभाजन प्रकट हो तो वहाँ पर विभाजक कहलाता है। जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता, तो अब यहाँ पर वह मेहनत तो बहुत करता है, अब तो वर्ड जुड़ा हुआ है
यहाँ पर ये इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा, तो करता है, फिर क्या है, मतलब मिश्रित वाक्य है, डिपेंड है पर फल नहीं मिलता, तो ये विभाजक वाक्य है। उसके बाद है विकल्प सूचक। जब दो बातों में से हमें किसी एक को स्वीकार करना होता है, जैसे या तो उसे मैं अखाड़े के अंदर पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। अब या तो के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, तो ये विकल्प ऑप्शन दिए हुए हैं कि या तो ऐसा होगा या वैसा कर दूंगा। उसके बाद है परिणाम बोधक। परिणाम बोधक रिजल्ट, निर्णय जिसे हम कहते हैं, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या फिर मिश्रित वाक्य का एक तरह से रिजल्ट, परिणाम होता है, तो कंक्लूजन भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूँगा, तो ये एक तरह से रिजल्ट बता रहे हैं कि काम है इस वजह से वो आपके पास नहीं आ सकेगा। तो ये जो हैं सारे भेद हुए हमारे संयुक्त वाक्य के। उसके बाद हमारा आता है मिश्रित वाक्य। मिश्र जिन वाक्यों में एक मुख्य मेन जिसे हम कहते हैं प्रधान वाक्य हो और बाकी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान यानी कि वो डिपेंड नहीं होगा, स्वतंत्र वाक्य भी हम उसे कह सकते हैं, और जो बाकी का होगा वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं भी हो सकती हैं, जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वो सो गया। तो अब वो सो गया, ये वैसे तो वाक्य कंप्लीट है, लेकिन हम इसे अकेले नहीं बोल सकते। ज्यों ही उसने दवा पी, ये कंप्लीट नहीं है, हमें बताना होगा दवा पी फिर क्या हुआ, वो सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो क्या होगा, उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि क्या जानता हूँ, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो ये जो वाक्य हैं ये मिश्र वाक्य हैं। तो इनके बारे में एक विशेष बात बताना चाहेंगे कि इन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये भी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जो मुख्य उपवाक्य की पुष्टि होती है वो समर्थन, स्पष्टता अथवा विस्तार हेतु ही आश्रित वाक्य के अंदर आते हैं। जो आश्रित वाक्य हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक संज्ञा उपवाक्य, उसके बाद विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य हम इन्हें डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। तो जो संज्ञा उपवाक्य होता है, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आएगा तो वो संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। जैसे वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, वह, तो यहाँ पर ये जो है संज्ञा उपवाक्य है। उसके बाद है यहाँ कि मैं कभी ना आऊँ, ये संज्ञा उपवाक्य हैं। उसके बाद विशेषण है। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएं, उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे जो घड़ी मेज़ पर रखी है वह मुझे पुरस्कार रूप मिली है, तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य क्या हुआ, जो घड़ी मेज़ पर रखी है उसकी विशेषता बताई जा रही है। उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य, नाम से ही पता चल रहा है कि जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या हुआ कि जब वो मेरे पास आया, आना विशेष है, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो आशा करते हैं आपको वाक्य के बारे में कंप्लीट जानकारी जो है वो मिल गई होगी। हमें अपनी फीडबैक अवश्य दें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब अवश्य करें।